डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्वर एवं व्यंजन वर्ण तथा उनके उच्चारण स्थान के बारे में। संस्कृत व्याकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं और सर्वप्रथम जो हमने चर्चा की थी, सर्वप्रथम जो हमने संवाद सत्र अपना रखा था, उस संवाद सत्र में हमने आपसे यह चर्चा की थी कि माहेश्वर सूत्र जो हैं वो संस्कृत व्याकरण के आधार हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही संस्कृत व्याकरण शुरू होता है, संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ होता है। और संस्कृत के विषय में हमने यह भी कहा था कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि यह संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत साहित्य के आधार पर, संस्कृत व्याकरण के आधार पर हम जब आगे का अध्ययन करते हैं, जब व्याकरण में हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा कर ली थी, माहेश्वर सूत्र की चर्चा के बाद हमने पढ़ा था प्रत्याहार, क्योंकि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही निर्मित होते हैं। जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र थे, उन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों की रचना होती है। कौन से प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, यह भी हमें माहेश्वर सूत्र को याद करने के बाद ही समझ में आएगा। उस पर हमने विस्तृत एक चर्चा की थी। आज के संवाद सत्र में अब हम जानेंगे संस्कृत की जो वर्णमाला है। तो वर्णमाला जिस प्रकार हिंदी की वर्णमाला होती है, आ से ज्ञा तक उसमें वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कभी क्षय नहीं होता है, उनका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए उनको अक्षर भी कहते हैं हम वर्णों को। तो वर्णमाला, जब हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे तो संस्कृत की वर्णमाला में स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं। स्वर क्या हैं, व्यंजन वर्ण क्या हैं, स्वर वर्ण क्या हैं, आज के इस संवाद सत्र में हम लोग इसको जानने का एक प्रयास करेंगे। एक सामूहिक प्रयास हम और आप मिल करके करेंगे कि हम और आप ये जान सकें कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह हैं। इस प्रकार 33 धन 13 धन 4, तो 33 और 4 37, 3 40 धन 10 बराबर 50। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। कुछ जगह संयुक्त वर्णों को भी हो सकता है शामिल कर दिया जाए, संयुक्त वर्णों को भी वर्णमाला में सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये 50 से संख्या 51 54 ऐसे भी लोग बोल सकते हैं। लेकिन 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह ये मिलकर के 50 वर्ण होते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों को हम अच कहते हैं और व्यंजन वर्णों को हम हल कहते हैं। अब पुनः आपको ध्यान करना होगा कि अच क्या है। तो जब माहेश्वर सूत्र में हम पढ़े थे ऐ उड़ रिल रिक ए उंग ऐ औच, तो ये अच जो है वही प्रत्याहार है। हल क्या है, वही प्रत्याहार है जो हमने माहेश्वर सूत्र में अध्ययन किया था। अब अच क्या है, तो अच में 13 जो है स्वर की संख्या 13 है। ऊपर हमने भी इसकी चर्चा भी की। तो वो 13 कौन कौन से हैं? आ ई री री ली उ ए ओ और औ। संस्कृत में औ बोलते हैं। ये अच जो है यह 13 है स्वर हैं। फिर हल कौन से हैं, हल वर्ण कौन से हैं? तो हल हैं, हमने कहा ये 33 है संख्या में। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और ह स्वर हैं। स्वर को हम अच कहते हैं क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं।
व्यंजन को हम हल कहते हैं क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। और तीसरे नंबर पर तीसरी जो इसकी प्रकार है, तीसरी जो कोटि है, वह अयोगवाह की होती है। यह संस्कृत वर्णमाला है। आगे हम देखेंगे तो स्वर क्या है, जिसको हम अच बोलते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, कि जो वर्ण स्वयं ही उच्चरित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर संस्कृत में स्वर वर्णों को हम अच कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। ये जो लिखे हैं स्वर की हमने चर्चा की। स्वर वर्ण सुर या लय सूचक होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सामान्य अध्ययन के लिए हम यह जानेंगे, वैसे तो स्वर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन अपने मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज एमए हिंदू अध्ययन के लिए जो हमें सामान्य अध्ययन करना है, उस अनुसार हमें जानेंगे कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रा वाला होता है। इस संख्या में 5 हैं। अ, ई, उ, री और लृ ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है। तो द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर है तो वह कौन है? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें हम देखेंगे तो जिनका उच्चारण हम ऐसे करें क, तो ये ह्रस्व है, का ये दीर्घ है, और का जिसमें 3 मात्रा लगभग लगे वह प्लुत होता है। तो प्लुत के विषय में भी हम जानेंगे कि प्लुत स्वर क्या है। तो प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है, 3 मात्राओं वाला होता है। इसका उदाहरण हम लें तो क्या है, इसको लिखने के लिए किसी वर्ण के आगे 3 संख्या लिख दिया जाता है। जैसे संभवतः आपने बहुधा ये देखा होगा ओम। तो ओम के उच्चारण में हम देखते हैं कि लोग ऐसे उच्चारण करते हैं ओम, एक दीर्घ उच्चारण होता है, यह ओम है। स्वर हो गए। फिर व्यंजन क्या है, जिनको हम हल कहे हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं कि व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित न होकर स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क है तो क के नीचे जब हलंत लगा होता है तो उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। जब उसी क में अ जुड़ जाता है तो क पूर्ण वर्ण होता है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। ऐसे ही ख है तो ख के नीचे हलंत लगा होता है, अर्धवर्ण एक तरह से होता है, उसमें जब अ जुड़ जाता है तो हम उसको उच्चारण करते हैं ख। फिर व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं। का से ह तक के वर्ण हैं। यहां पर आप देखिए क और ह के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसमें जब अ जुड़ जाता है तब ये पूर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण होता है क और ह। व्यंजन वर्ण श्रृंगार सूचक होते हैं। व्यंजन की क्या कोटि है, व्यंजन के क्या प्रकार हैं? तो पहला है वर्गीय व्यंजन, ये 5 वर्गों में है। कूचू टूतू पू, इसको का, च, ट, त और पा वर्ग कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन हम आगे जानेंगे। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन और चौथा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्म, वो कैसे है अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। व्यंजन के प्रकार हमने देखा वर्गीय व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या है? वर्गीय व्यंजन ये वर्ण 5-5 वर्णों के वर्ग में विभाजित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चूंकि 5 वर्ग हैं, 5-5 वर्ण हैं, तो 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। इनकी संख्या वही क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। क वर्ग है, प वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है और त वर्ग है। ये 5 वर्ग है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग एक कंठव्य है। उच्चारण स्थान भी यहां दे दिया, जिसकी हम अभी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर च वर्ग है, च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण और फिर त वर्ग है, त, थ, द, ध, न और फिर प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण व्यंजन कौन है? अंतस्थ वर्ण कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, व, र और ल। इनके नीचे हलंत आना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें आ नहीं, स्वर नहीं जुड़ेगा, तब तक ये व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होते।
ये विशिष्ट वर्ण है। कौन विशिष्ट वर्ण है? तो य, व, र और ल। क्यों विशिष्ट वर्ण है? क्योंकि ये स्वरजन्य है, स्वर से बने हुए हैं। वैसे तो सभी व्यंजन स्वर से ही बने होते हैं, इसकी हमने पूर्व में चर्चा की है। ये अंतस्थ व्यंजन कैसे बनते हैं, स्वर से कैसे बनते हैं? कि ई धन ई, या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ह्रस्व या दीर्घ ई, फिर आ तो बनता है या। ये तालव्य है उच्चारण के स्थान के भेद से। फिर उ या उ, छोटा उ या बड़ा उ, जिसको ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो, उसके बाद आ आए तो वा बनता है। री या री, इसके बाद आए तो र बनता है। एक ऐसे वर्ण बने अंतस्थ व्यंजन, इसकी चर्चा यहां पर है। री या री के बाद जब आ आए, स्वर आ आए, तो वह ला वर्ण बनता है। वैसे आ स्वर ही होता है। ऊष्म व्यंजन क्या है? तो श, श, सा और हा। ऊष्म व्यंजन उच्चारण स्थान के भेद से हम भी इसकी चर्चा अभी कर भी लेते हैं। क्यों है? क्योंकि जब ये हम वर्ण बोलते हैं, चाहे श, चाहे श, चाहे सा और चाहे ह, तो इसमें तालव्य तालु का प्रयोग होता है, मूर्धन्य में मूर्धा का प्रयोग होता है, जिह्वा का। दंतव्य में सा जब हम कहते हैं तो हमारे दांतों के बीच से एक हवा जैसी निकलती है। आप ये अनुभव करेंगे तो यह हवा गर्म हवा होती है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता भी है। जैसे हम उच्चारण करें अगर दंतव्य सा का या दंत सा का, तो ऐसे उच्चारण करते हैं सा, फिर जो हवा निकलती है ये गर्म हवा होती है। इसलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ऊष्म वर्ण होते हैं। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब जो कंठ उच्चारण है हा का, तो हा बोलते समय हमारे यहाँ ये देखिए जो कंठ है, तो बहुत लोगों के कंठ नहीं दिखता है, तो इसमें ऐसा नहीं, सबके कंठ होता है, दिखने न दिखने का एक कारण है। तो इसमें जब हम बोलते हैं हा, तो हा बोलते समय यहां से जो एक आकर के आवाज बाहर आती है, तो वह ऊष्म मुंह से जो हवा निकलती है वह गर्म हवा है, और वायु के बिना वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म मतलब होता है गर्म, जब जिनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकले वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने यही अभी जो चर्चा की कि उच्चारण स्थान के भेद से, तो उच्चारण स्थानों का भी हमने कुछ पर्याप्त अभी एक चर्चा कर ली है। ऊष्म व्यंजन क्या है हमने जान लिया, श, श, सा और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं इनकी भी हमने चर्चा की। हमने अंतस्थ व्यंजनों को भी जाना, य, व, र और ला, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। इनकी उत्पत्ति भी हमने देखी कि कैसे बने हैं। कि ईद छोटी ई या बड़ी ई के साथ आ आने पर य, उ या ऊ के साथ आ आने पर वा, री या री के साथ आ आने पर रा, ली या री के साथ आ आने पर ल वर्ण बनता है। इनके उच्चारण स्थान तालव्य, दंतव्य तथा ओष्ठव्य, मूर्धन्य या दंतव्य यह भी दिया हुआ है। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? तो क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग माने गए हैं संस्कृत वर्णमाला में, जिनको संक्षेप में कु, चु, टू, तू, पू ऐसे उच्चारण कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल कितने हुए? 5 गुणे 5 बराबर 25। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो वर्गीय व्यंजन 25 है, 25 है। व्यंजन के प्रकार हमने देखे कि वर्गीय व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 4 जो व्यंजन के जो प्रकार हैं इनका भी हमने यहाँ पर आज अध्ययन किया। इसके पूर्व हमने देखा कि व्यंजन को हल कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन श्रृंगार सूचक होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। ये का से हा तक के वर्ण होते हैं। यह भी आज के संवाद सत्र में हमने जाना। फिर प्लुत स्वर क्या है? 3 मात्राओं वाला प्लुत स्वर है। जैसे ओम, मैंने उच्चारण में भी ओम के बताया था कि जब हम लंबा खींचते हैं, उच्चारण में समय देते हैं, ऐसे हम बोले क तो 1 मात्रिक हुआ, का 2 मात्रिक हुआ, और का ऐसे बोले तो वह 3 मात्रिक होता है, वह प्लुत स्वर हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि दीर्घ स्वर क्या है? द्विमात्रिक 2 मात्रा वाला आ, ई। ह्रस्व स्वर भी हमने देखा 1 मात्रिक 1 मात्रा का होता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, वे वर्ण जो स्वयं ही राजन्ते मतलब स्वयं राज करते हैं, कहने का मतलब स्वयं ही अपनी एक संस्था उनकी स्थापित हो सकते हैं, स्वयं ही राजित हो सकते हैं, स्वयं स्थापित हो सकते हैं, वही वर्ण स्वर होते हैं। और स्वरों को हमने अच कहा।
चूंकि वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन को हमने हल कहा, अयोगवा हमने जाना। अगले संवाद सत्र में हम फिर मिलेंगे उच्चारण स्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः